नमस्कार दोस्तों, मैं रामकिशन सिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का भविष्य डिवीज़न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम 4 फरवरी 2023 को प्रथम पारी के अंदर आयोजित CET 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम था उसके आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये एग्ज़ाम अध्ययन चयन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाए गए, तो जितने भी प्रश्न आए फुल व्याख्या के साथ हम लोग हल करने वाले हैं। अब अच्छे से देखिए ताकि इनके अगल बगल में अगर कोई नया प्रश्न बन करके आपसे पूछा जाए तो आपका गलत न हो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। ऑप्शन है डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूछा गया नया प्रश्न दोस्तों, जो कि अध्ययन चयन बोर्ड ने पूछा है। भविष्य में अगर रिपीट हो तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व जो था वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा दोस्तों संभाला गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है 1861 ईस्वी के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों राजस्थान में सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जो है कालीबंगा है। काफी बार पूछा गया है। कालीबंगा से जितने प्रश्न पूछे गए वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं, आप बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जो है कालीबंगा है, और कालीबंगा स्थल की ओर ध्यान जो है सबसे पहले आकर्षित करने वाले जो थे वो R.L. स्टाइन थे। दोस्तों कालीबंगा की खोज जो 1952-53 ईस्वी के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा की गई। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। दोस्तों अभी हाल ही में पिछले 6 महीनों के अंदर आयोजित जितने भी एग्जाम है, चाहे अध्ययन चयन बोर्ड का हो चाहे RPSC का हो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड CET वगैरह की बात करें तो उत्खननकर्ता के ऊपर खास करके श्री MD खरे को लेकर के काफ़ी प्रश्न जो है यहाँ से बने दोस्तों। तो उत्खननकर्ता के बारे में आप ढंग से सुनेंगे। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खुदाई जो है 1961 से 69 ईस्वी के बीच में BB लाल, BK थापर, श्री MD खरे एवं KM श्रीवास्तव द्वारा उत्खनन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, BK थापर यानी बालकृष्ण थापर और BB लाल यानी BB लाल ब्रजवासी लाल, BK थापर बालकृष्ण थापर यानी BK थापर की बात करें तो BK थापर को ये जो कार्य उत्खनन का, कालीबंगा के उत्खनन का काम जो था दोस्तों, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से सौंपा गया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के सर्वप्रथम व्यवस्थित जानकारी जो है इटली के विद्वान डॉक्टर LP टेसिटोरी के द्वारा दी गई थी। अध्ययन चयन बोर्ड के द्वारा ये प्रश्न भी पूछा गया कि कालीबंगा सभ्यता की व्यवस्थित जानकारी किसके द्वारा दी गई, तो LP टेसिटोरी इटली के उदना गांव के निवासी के द्वारा दी गई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने कहा था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दो बार प्रश्न आ चुका है ये स्कूल लेक्चरर के अंदर और CET 10+2 लेवल के अंदर पूछा जा चुका है दूसरे पेपर के अंदर कि कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पाकालीन संस्कृति के 5 स्तर मिले हैं। दोस्तों ये स्तर कितने मिले हैं एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ध्यान से याद रखेंगे, 5 स्तर मिले हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कालीबंगा राजस्थान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थान है जहां से प्राक हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं, और कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों के होते थे, कच्ची ईंटों के मकान बनते थे। इसका मतलब ये बस्ती जो थी दीनहीन बस्ती थी दोस्तों, गरीब बस्ती थी। और खास बात ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास विशेषता थी जल निकासी प्रणाली, वो जल निकासी प्रणाली के अस्पष्ट प्रमाण जो है वो कालीबंगा से मिले हैं, या फिर यूं कहें कि लकड़ी की नालियां मिली हैं। दोस्तों विश्व में दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण एकमात्र कालीबंगा से मिले हैं। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि विश्व में दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले, तो विश्व में दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। दोस्तों कुछ खास बातें दोस्तों करें तो कालीबंगा के प्रत्येक घर से कुआं मिला है, ऊंट की अस्थियां मिली है, शल्य क्रिया का प्रमाण मिला दोस्तों, कमरे में चित्रित टाइल मिली, अलंकृत ईंटें मिली, युगल समाधियां जो कि सती प्रथा के द्योतक है, युगल समाधियां मिली, लकड़ी के नालियां मिली, अग्निकुंड मिले। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा से मिले। इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है। दोस्तों मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर जो है कालीबंगा से मिली है, और कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्तियां जो है वो नहीं मिली। दोस्तों मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान जहां दोनों दुर्ग टिले मिले हैं वो कालीबंगा है। दोस्तों काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया
सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान जहां 2 दुर्ग टीले मिले हैं वो कालीबंगा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम। यदि हम नागभट्ट प्रथम के बारे में देखें, जितने प्रश्न नागभट्ट प्रथम के बारे में बनते हैं सारे मैंने यहाँ व्याख्या के अंदर शामिल किए, अच्छे से सुनिएगा। नागभट्ट प्रथम, दोस्तों नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहारों की भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज शाखा के संस्थापक था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज शाखा का संस्थापक जो था वह नागभट्ट प्रथम था दोस्तों। इसका टाइम 8वीं शताब्दी था। और इंपॉर्टेंट है, काफी बार आरपीएससी काफी बार प्रश्न पूछ चुका है कि नागभट्ट प्रथम ने राजधानी को मंडोर से मेड़ता या मैदान तक स्थानांतरित की थी, ट्रांसफर किया था। तो मेड़ता को राजधानी, मंडोर से मेड़ता राजधानी ट्रांसफर करने वाला जो था वो नागभट्ट प्रथम था। मंडोर को दूसरी और भीनमाल को तीसरी राजधानी भी नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। उपाधियों की बात करें तो इसे नागावलोक कहा जाता है, नारायण की मूर्ति राम का प्रतिहार कहा जाता है, इंद्र के दम का नाशक कहा जाता है, क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है और मलेच्छों का नाशक, अरब आक्रमणकारियों का यानी मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नागभट्ट प्रथम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि की यदि हम बात करें तो 8वीं सदी में, टाइम पीरियड याद रखिएगा, 8वीं सदी में दक्षिण पश्चिम में अरब आक्रमणों का सफल प्रतिरोध करना था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि मिहिर भोज प्रथम के ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि नागभट्ट प्रथम जो था मलेच्छों को पराजित करने वाला था, मलेच्छों यानी अरबी सेना को पराजित करने वाला था। और नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मलेच्छों का नाशक यानी अरब आक्रमणकारियों का नाश करने वाला कहा गया। तो मलेच्छों का नाशक नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? इंपॉर्टेंट है, नया प्रश्न है, आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। राइट आंसर है दोस्तों इसका गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के अंदर ईंटों का प्रयोग जो था वो मकान बनाने में नहीं होता था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में कांटली या यूं कहें कांतली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता जो है। इसकी खोज जो है सर्वप्रथम 1972 ईस्वी के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के सहयोग से की थी। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता की खोज पूना की एक विशेषज्ञ टीम ने की थी और इसका उत्खनन कार्य जो है, उत्खनन कार्य 1977 ईस्वी के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था। इंपॉर्टेंट है, ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल माना जाता है यह गणेश्वर जो है, और इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों गणेश्वर को कहा जाता है। खास बात यह कि गणेश्वर में पाषाण काल से ताम्र काल तक की वस्तुएं प्राप्त हुई है, इस वजह से इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में से प्राप्त तिथियों में गणेश्वर सबसे प्राचीनतम है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि हम आगे बात करें तो यहाँ भवनों के लिए पत्थर का प्रयोग करने के साक्ष्य मिले हैं, ईंट का प्रयोग नामात्र भी नहीं है। और यही प्रश्न जो है इस एग्जाम के अंदर पूछा गया है। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध भी बनाए गए थे दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, काफी अच्छा प्रश्न दोस्तों। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 12 में रिक्तस्थान था। 1911-12 ईस्वी के अंदर गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र क्या था, आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर है दोस्तों बेसड़ा। देखिए दोस्तों ग्रेड फर्स्ट के अंदर पूछा गया था कि प्रश्न ये पूछा गया कि गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बेसड़ा किस राज्य में था। तो दोस्तों ये बेसड़ा जो था, बेसड़ा डूंगरपुर के अंदर था। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं बेसड़ा की और गोविंदगिरी की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। दोस्तों गुरु गोविंदगिरी को भीलों का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। गुरु गोविंदगिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को बासिया गांव डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार के अंदर हुआ। ये जाति याद रखिए, रीट एग्जाम के अंदर पूछी गई है। गुरु गोविंदगिरी का जन्म बासिया गांव डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार के अंदर हुआ। यदि हम कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा की किताब की बात करें तो लिखा हुआ है कि गोविंदगिरी डूंगरपुर के बेसड़ा नामक गांव के निवासी थे और जाति से बंजारा थे। दोस्तों यदि हम बात करें, भगत आंदोलन भीलों में सामाजिक उत्थान के लिए किया गया पहला आंदोलन था। और 1881-82 ईस्वी में जब दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे तो गुरु गोविंद उनसे मिले तथा उनसे प्रेरणा पाकर के गोविंदगिरी ने आदिवासी सुधार एवं स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए भगत आंदोलन चलाया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंदगिरी ने बेसड़ा डूंगरपुर में अपने धुनी स्थापित कर वहां के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया। और 1908 ईस्वी में जैसे ही यहाँ भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना सामाजिक सुधार के लिए शुरू किया तो 1908 ईस्वी में गोविंदगिरी को बेसड़ा गांव से
छोड़ने के लिए, बेसड़ा गांव को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। अतः इन्होंने बेसड़ा गांव छोड़कर राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात, ईडर और सूंत को अपनी कर्मस्थली बनाया और सूंत राज्य में रहते हुए इन्होंने आजीविका के लिए उकरेली गांव में हाली के रूप में कार्य भी किया था और 1911 ईस्वी के अंदर वापस बेसड़ा लौट आए और वहां धुनी स्थापित कर भगत पंथ जो था दोस्तों वो शुरू किया था और प्रत्येक धुनी की रक्षा के लिए कोतवाल नियुक्त किए जिन्हें भगत कहा जाता था। ये कोतवाल धार्मिक मुखिया होने के साथ साथ भीलों के आपसी विवादों का भी निपटारा करते थे। इस प्रकार बेसड़ा भील गतिविधियों का केंद्र बन गया था क्योंकि आसपास के सारे भील जो थे अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ बेसड़ा गाँव आया करते थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। काफी बार सीईटी एग्जाम के अंदर और अधीनस्थ चयन बोर्ड के बहुत से एग्जाम के अंदर ये प्रश्न रिपीट हुए। दोस्तों जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण रेगिस्तान ने करवाया था और एग्जाम से 2 दिन पहले मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, उसके अंदर जसवंत थड़ा के बारे में डिटेल से भी बताया था। दोस्तों यदि हम जसवंत थड़ा या यूं के राजस्थान के ताजमहल या यूं के मारवाड़ के ताजमहल की बात करें तो मारवाड़ के ताजमहल का निर्माण जो था महाराजा सरदार सिंह के द्वारा दोस्तों करवाया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में मंडोर जोधपुर में सफेद संगमरमर से जसवंत थड़ा बनवाया था। इसका निर्माण कार्य 1899 से 1906 ईस्वी के बीच में किया गया था और जसवंत थड़ा इतना सुंदर बना हुआ है कि इसे राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफी इजी प्रश्न है। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? काफी बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न एग्जाम के अंदर। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? राइट आंसर दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन। यदि हम बात करें ट्रेंच आयोग की दोस्तों तो ध्यान दीजिए, बेंगू किसान आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था और 13 जुलाई 1923 ईस्वी में ट्रेंच आयोग द्वारा चित्तौड़गढ़ के गोविंदपुरा नामक स्थान पर किसानों पर लाठियां बरसाने के कारण रूपाजी और करपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हो गए थे। अभी हाल ही में आयोजित ग्रेड 2 के अंदर यह पूछा गया था कि रूपाजी और करपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? दोस्तों रूपाजी और करपाजी इन दोनों किसानों का संबंध जो था मैं बूंदी गलत बता गया, इसका आंसर रहेगा दोस्तों बेंगू रहेगा, बूंदी नहीं, गलती होगी। तो बेंगू किसान आंदोलन से रूपाजी और करपाजी का संबंध जो है वो बेंगू किसान आंदोलन से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। यदि हम बात करें वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 7 देखिए, वृहत यानी चौथे चरण की बात हो रही है, चतुर्थ चरण के अंतर्गत राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है महाराजा सवाई मानसिंह या यूं के मानसिंह द्वितीय जो है, मानसिंह द्वितीय को एकीकरण के चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान का राज प्रमुख जो था दोस्तों बनाया गया था। हम चौथे चरण की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चौथा चरण जो वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को संपन्न हुआ था और ये संपन्न कैसे हुआ? ध्यान दीजिए, एकीकरण के तीसरे चरण के अंदर यानी संयुक्त राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 बड़ी बड़ी रियासतें और एक ठिकाना लावा ठिकाना मिलाकर के चौथे चरण का निर्माण किया गया था और चौथे चरण की राजधानी जो थी वो जयपुर को बनाया गया और जयपुर को राजस्थान की राजधानी श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया था दोस्तों। और इस एकीकरण चौथे चरण के अंदर एक नया पद सृजित किया गया महाराज प्रमुख, और महाराज प्रमुख के उदयपुर के राणा भोपाल सिंह को बनाया गया। राणा भोपाल सिंह एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज व्यक्ति थे दोस्तों, इसलिए ये पद जो था महाराज प्रमुख का पद ये राणा भोपाल सिंह के लिए आजीवन सुरक्षित कर दिया गया। यदि हम राज प्रमुख की बात करें तो मानसिंह द्वितीय या सवाई मानसिंह जो है जयपुर के, उन्हें आजीवन राज प्रमुख का पद दिया गया। उपराज प्रमुख भीम सिंह बने, पीएम जो थे हीरालाल शास्त्री थे, उद्घाटनकर्ता जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे एकीकरण के चौथे चरण के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहां स्थापित है? दोस्तों मारवाड़ के राजा उम्मेद सिंह ने 1939 ईस्वी के अंदर उम्मेद मिल की स्थापना जो थी पाली के अंदर की थी। उम्मेद मिल राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र उद्योग की सबसे बड़ी मिल है जो कि पाली में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब आगे के प्रश्न जो है राजस्थान कला संस्कृति से ध्यान से देखेंगे। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? राइट आंसर है जसनाथी सिद्ध संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य जो वो किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो दोस्तों किशनगढ़ शैली की चित्रकला शैली की हम बात करें तो राजा सामंत सिंह के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचाग के किस माह में लगता है? दोस्तों राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला, यदि हम बात करें पुष्कर मेला, साहवा मेला और कोलायत बीकानेर के मेले की बात करें तो ये मेले जो है कार्तिक माह के अंदर हिंदू पंचाग के कार्तिक माह के अंतर्गत लगते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री जयपुर
से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? इसका आंसर दोस्तों अभी तक मुझे मिला नहीं है। जैसे मिलेगा मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को इसका आंसर जो है वो अपलोड करके बता दूंगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, काफी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बेरी भी कहा जाता है? दोस्तों बुंगल जो है, बुंगल को बेरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, काफी इजी प्रश्न है। गंभीरी और बेट्स नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? तो दोस्तों गंभीरी और बेट्स नदी के संगम पर मैसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किला जो चित्रांगद मौर्य के द्वारा गंभीरी और बेट्स नदी के संगम पर मैसा के पठार पर बनवाया गया। चित्तौड़गढ़ के किले में 7 द्वार है, 3 शाखे में। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा किला जो है चित्तौड़ का किला है। व्हेल मछली की आकृति का किला है। राजस्थान का फर्स्ट लिविंग फोर्ट कहा जाता है चित्तौड़ के किले को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, काफी अच्छा प्रश्न है। तारकसी के आभूषण यानी तारकसी के जेवर जो है किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तारकसी के आभूषण नाथद्वारा के अंदर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? काफी बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। जोधपुर के प्रसिद्ध बादले की बात करें तो बादला दोस्तों जस्ते से बना पानी का एक पात्र है जिसमें ठंडा पानी रखा जाता है। तो जस्ते से बने पानी के पात्र को जोधपुर यानी मारवाड़ के अंदर बादला कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? दोस्तों शिला देवी का मंदिर जो है आमेर में स्थित है। शिला देवी आमेर के कछुआओं की आराध्य यानी इष्ट देवी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? बहुत इजी प्रश्न है, गोगा जी का संबंध सांपों से है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो दोस्तों भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो भारत सरकार के द्वारा मंगोलिया के अंदर किया गया था। मंगोलिया के अंदर इसका आयोजन था दोस्तों किया गया था। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, काफी अच्छा प्रश्न है। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? दोस्तों बूंदी और कोटा ये हाड़ौती वाला एरिया जो है इस क्षेत्र के अंदर बूंदी, कोटा, 12 झालावाड़ यानी हाड़ौती जो है, इस हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर हाड़ौती भाषा बोली जाती है दोस्तों। हाड़ौती भाषा जो है वो बूंदी और कोटा के अंतर्गत बोली जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, विश्वास स्वरूपम रिक्तस्थान की प्रतिमा है। दोस्तों विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा लाइव सेशन ये पसंद आया तो वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।